प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को ही कंटिन्यू करते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अलग से रह गई थी बताने को, इसलिए उसको अलग से सब टॉपिक बना के बता रहे हैं आपको। कारण यह है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी भी है इसमें, इसीलिए हमने इसको पार्ट वाइज करा है। टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहां पे एक वर्ड है क्वांटा, ठीक है, QUANTA। ये क्वांटा वर्ड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, QUANTA। ये क्वांटा मतलब क्या होता है? एनर्जी पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स के ग्रुप को, नहीं मतलब ये वन क्वांटा होता है। देखो जैसे मान लो आप किसी भी चीज के ग्रुप्स करते हैं और एक एक पैकेट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट हुए तो बिस्किट के एक पैकेट बनाते हैं आप, तो वो जो एनर्जी का एक पैकेट होता है जिसमें वो ट्रांसमिट करती है, आपको सिंगल सिंगल तो एनर्जी नहीं मिलेगी, पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म, मतलब जो एनर्जी एक बड़ी से दूसरे बड़ी तक ट्रांसफर होती है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और उसी पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सन से ही रे आ रही हो, सन से एनर्जी आ रही हो, तो वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रही होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वांटा। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके पास मान लीजिए बिस्किट की फैक्ट्री है और आपको सबसे छोटा पैकेट बनाना है बिस्किट का, ये समझ लो, तो आप जो स्मॉलेस्ट पैकेट बना सकते हैं बिस्किट का वो वन क्वांटा कहलाएगा। एक तरह से ये भी समझ लीजिए, ठीक है। वन क्वांटा मतलब हो गया सबसे छोटा ग्रुप्स किसी भी चीज का, उसको वन क्वांटा कहेंगे या क्वांटा कहेंगे, ठीक। अब यहां पे ये कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस क्वांटा को चार्ज से क्या मतलब है कि चार्ज भी एक तरह का क्वांटाइज्ड है। मतलब ये हमें ये कह रहा है कि किसी भी बड़ी पे क्वांटा मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट का फील सिचुएशन स्मॉलेस्ट वाली होगी, छोटी से छोटी वाली सिचुएशन होगी। अगर आप इमेजिन करिए कि किसी भी बड़ी को जब आप फ्रिक्शन करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो चार्ज एक बड़ी से दूसरी बड़ी तक ट्रांसफर होती है, कुछ अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मतलब उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बड़ी पे चार्ज आएगी, वो चार्ज एक्वायर करेगी। इमेजिन करिए कि सबसे छोटा चार्ज क्या वो एक्वायर कर सकती है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या इससे कम चार्ज एक्वायर कर सकती है? नहीं, बस यही हो गया। तो ये इसी बात का हमें सेंस देता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगी, सबसे मिनिमम चार्ज पॉसिबल क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको कहा जाता है, सिलेबस में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, इससे छोटा चार्ज भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी तक उन पे काम ही चल रहा है, उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी भी बॉडी जो एक्वायर कर सकती है वो होता है बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, जिसको कहते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ऐसा देखा गया ऑन एन एवरेज कि इससे कम चार्ज कोई बॉडी एक्वायर नहीं कर सकती है। दूसरी बात कि क्या सर ये तो हुआ कम से कम चार्ज, ज्यादा से ज्यादा या मान लीजिए बीच में कोई चार्ज होगा, तो वो होगा क्या कि 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीपल होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज एक्वायर कर सकती है, या तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्ज के बराबर एक्वायर कर सकती है, या तो तीन इलेक्ट्रॉन या तो चार इलेक्ट्रॉन। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी बॉडी जो चार्ज एक्वायर करेगी वो 1.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज एक्वायर कर सकती है, या मान लीजिए 3/7 टाइम्स, या मान लीजिए कुछ ऐसा जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा तो पूरा का पूरा चार्ज भी ले जाएगा। ऐसा थोड़े होता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का हाथ उधर चला गया और पैर इधर रह गया हो, इलेक्ट्रॉन के कुछ पार्ट्स गए हो। जब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच। थोड़ा सा तोड़ के इलेक्ट्रॉन तो नहीं चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा चार्ज भी नहीं जाएगा, जाएगा तो जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में। अब इसको समझो ध्यान से। ये कहता है कि क्वांटाइजेशन चार्ज किसी भी मटेरियल की बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो फ्री चार्ज होते हैं, जो चार्ज ट्रांसमिट करते हैं, उसको फ्री चार्ज कहते हैं। वो जो फ्री चार्ज होंगे वो हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी जो ट्रांसफर होगी, या तो मतलब ट्रांसफर जो होगी वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगी। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो तीन इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो चार इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन जाएगी।
आई बात समझ में? इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये जो नंबर है वो इंटीजर में है, इसीलिए इसे इंटीग्रल मल्टीपल कहा जाता है। इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज एक बड़ी से दूसरी बड़ी तक, मतलब दूसरी बड़ी में ट्रांसफर होती है। पकड़ पाए? एक बड़ी से दूसरी बड़ी में जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। किसके? बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज के, जिसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। वो होता है जनरली हमारा इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे सबसे छोटा चार्ज माना गया है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, आओ बाबू, सबसे छोटा चार्ज माना गया है किसे? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। क्लियर है? गुड। इस कंसेप्ट को सबसे पहले जिन्होंने दिया उसका नाम था माइकल फैराडे, और वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब कोई भी सब्सटेंस का, चाहे वाटर हो या इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां पे ये चीजें उन्होंने देखी, आयंस का फॉर्मेशन वगैरह देखा। तो यहां पे उन्होंने चीजें ऑब्जर्व करी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया इनको R.A. मिल्कन और फैचर ने। ठीक है, मिल्कन और फ्लेचर एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसे थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद ये था शो करना कि सबसे छोटा चार्ज का वैल्यू कितना होगा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल कितने हैं हमारे पास, जिसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्या है इसका। तो पूरी बातों से यह समझ में आया कि किसी भी बॉडी पे सबसे कम से कम चार्ज कितना हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें, ये मोड ऑफ चार्ज है। प्रोटॉन का पता है आपको पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का पता है आपको नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मान लीजिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक गई, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ये चार्ज एक्वायर करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन गई, 3 इलेक्ट्रॉन गई, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकती है, 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकती है, 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकती है। क्लियर है? जाएगी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मल्टीपल में जाएगी, इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगी या आएगी। क्लियर? यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2/3 टाइम्स ऑफ ई चार्ज पॉसिबल नहीं है। स्टार लगाया है, ये पॉसिबल है, मतलब पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में दूसरे टॉपिक में। फिलहाल मान लीजिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, सिलेबस में तो पॉसिबल नहीं है। 17.2 टाइम्स ऑफ ई पॉसिबल नहीं है, 10⁻⁻5 ई पॉसिबल नहीं है। क्या ये इंटीजर है ना? 1/10⁻⁵ है ना, तो ये नॉन इंटीजर हुआ। तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर? बोलो। तो अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज गई, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 6 इलेक्ट्रॉन, या तो n इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में चार्ज होगी। अब ये n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इंटीजर कहते हैं। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगी फाइनली वो किस फॉर्म में होगी? Ne की फॉर्म में होगी। और n यहां पे क्या होगा? इंटीजर। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या जैसे मान लो ना आप चले गए पेन खरीदने, सिंपल सी बात, आप अगर पेन खरीदने चले गए तो कम से कम कितना पेन खरीद सकते हैं आप? 1। इससे कम? सर थोड़ा सा पेन तोड़ के दे दीजिएगा भैया, थोड़ा सा दीजिएगा तो पेन, थोड़ा सा कितना? या तो 1, या तो 2, या तो 3, ये नहीं ले सकते हो। तोड़ के तो पेन आपको दिया नहीं जा सकता। या मान लीजिए भोज हुआ, और भोज नॉर्मल था, साधारण भोज था, भोज में मान लीजिए रसगुल्ला की व्यवस्था थी। ठीक है, सिंपल साधारण मिठाई तो आजकल वही न है, नॉर्मल। कम से कम कितना रसगुल्ला आपको मिल सकता है? कम से कम, अगर मिनिमम व्यवस्था होगी रसगुल्ला की, तो कम से कम आधा तो नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसा थोड़ा कि एक रसगुल्ला को तोड़ के थोड़ा 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 करके सबको मिलेगा, कम से कम 1 मिलेगा। अगर मान ली व्यवस्था और बढ़िया हो तो 2, 4, 5, 3.5, बहुत खा लिए हैं भैया, आधा रसगुल्ला तोड़ के दीजिएगा। आज तक हुआ है? अब इससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। कभी पॉसिबल हुआ है? भले ही तुम ले लो पूरा, खाओ आधा ही, नहीं भैया नहीं, हमको आधा नहीं 1/4 तोड़ के दीजिएगा। पागल हो जाएगा देने वाला। मतलब सेम यही होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन होगा तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 टाइम्स में होगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Ne से, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगी वो Ne टाइम्स में होगी, n का e मल्टीपल होगा, और n क्या होगा? इंटीजर। और यही जो इंटीग्रल वैल्यू है, हमने क्या कहा? 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 e चार्ज,
2 इलेक्ट्रॉन तो 2e चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3e चार्ज। तो नंबर ये जो 1 2 3 4 5 है, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सेंस दे रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको ये QE पता है तो इसमें तो Q क्या है, टोटल बॉडी पे जो चार्ज होने वाली है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, ये क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन। N आपको यहां पे क्या बता देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देगा। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना हो तो आप N बराबर Q बराबर Ne से N इक्वल टू Q/E कर लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। सवाल से समझेंगे इसको हम लोग। फिलहाल आते हैं कि मिनिमल पॉसिबल चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कैसे आया। ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इनको समझ लें। इसमें कोई दिक्कत, दो बातें आपको ध्यान रखनी है मेनली, कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है E के, एलिमेंट्री चार्ज के, फंडामेंटल चार्ज की, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। वैल्यू भले ही आप याद ना रखें, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर है, बहुत सुंदर। देखो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऑयल लिया गया ही क्यों, वाटर भी तो लिया जा सकता था, ऑयल ही लिया गया या कोई और मटेरियल लिया जा सकता था, मतलब लिक्विड में और भी कुछ लिया जा सकता, सिंपल है, सस्ता है, वाटर लिया जा सकता था बढ़िया वाला, क्यों नहीं लिया गया ऐसा। होमवर्क, आइए ऑयल लेते हैं। यहां पे हमारे पास ऑयल है, ठीक है, यहां पे एक नहीं कहते वो ट्यूब जैसा लगा रहता है, इसको कहते सेंट वगैरह सब होता है, या कोई भी स्प्रे होता है ना, स्प्रे करने का जो फंक्शन, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, स्प्रे होता है। यहां पे ये दबाने वाला है, यहां पे ये ऑयल कंटेनर है। जब इसको आप प्रेस करते हो तो इससे स्प्रे निकलती है, किसकी, ऑयल की, बहुत ही पतला पतला, बहुत ही छोटा छोटा। मतलब ये इसको जानबूझ के नाम दिया गया है एटोमाइजर। एटोमाइजर का मतलब होता है कि ऑयल का स्प्रे वो इतना छोटा छोटा बनाएगा, लगभग एक एटम के साइज के बराबर, इसीलिए इसे एटोमाइजर कहते हैं। ऑयल ड्रॉप को एटम के साइज में कन्वर्ट कर देना, ऑयल स्प्रे को। आई बात समझ में, जैसे सेंट वगैरह होता है, कितना छोटा छोटा पार्टिकल, अब इमेजिन करिए कि उसका छोटा पार्टिकल कितना ज्यादा होगा, सिंगल, बहुत ही पतला होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये इतना छोटा बनाता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर। तो इसे ऑयल ड्रॉप को ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स में, सॉरी ढेर सारे एटम्स में तोड़ देते हैं, और यहां पे एक सीट लगी रहती है, इसको परफोरेटेड प्लेट कहते हैं। ये चार्ज प्लेट होता है। चार्ज प्लेट इसलिए क्योंकि इसके दो प्लेट्स होते हैं, एक को हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट हुआ, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हुआ। अब यहां पे प्लेट देने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई देना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोवाइड करना होता है वो भी देखो। इसमें क्या होता है कि छोटा सा होल कर देते हैं हम लोग, ये जो ऊपर वाला प्लेट है एनोड, ये पॉजिटिव प्लेट, इसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं, इतना छोटा होल करते हैं ताकि एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक एटम पास कर सके, एक टाइम में एक ही एटम पास कर सके, इतना छोटा होल यहां से हम लोग कर देते हैं। अब एक एटम के साइज के बराबर ऑयल ड्रॉप पास कर सके, ऑयल ड्रॉप आया। अब जैसे ही ऑयल ड्रॉप इस रीजन में आता है, यहां पे गैस रहती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मान लो सिंपल रहते, स्मॉलेस्ट गैस है, हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन गैस यहां पे हम लोगों ने भर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जैसे ये इंटर किया, यहां पे एक्सरे ये डिवाइस होता है, एक्सरे इसको हिट किया, मतलब आप ये कह सकते हैं, मतलब इस एक्सरे से यहां जो हाइड्रोजन गैस मौजूद होता है वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज हो जाता है मतलब गैस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल आता है बाहर, आयनाइजेशन इसे कहते हैं ना। तो गैस अगर आयनाइज हो गया है तो उससे एक मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन जाके जो ड्रॉप है उस पर चिपक जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस पे चिपका, अब हमको करना है इसको एनालिसिस, इसकी स्टडी करनी है। तो ये तो भाई घूमेगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, तो इसको हमको यहां पे रोक के रखना है, कुछ देर के लिए रोक के रखना है ताकि हम इसकी स्टडी कर सकें। उस रोकने के लिए यहां पे हमें फोर्स लगाने पड़ेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज को अपनी ओर खींचता है। जैसे ये समझ लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, या मान लीजिए फील्ड है, यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो ये से अपनी ओर खींचेगा। फिलहाल ये समझ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ये अब ये नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है ना, ये जो ऑयल ड्रॉप है ये कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्लियर है।
नेगेटिवली चार्ज है ये। अब इसको रोकना है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इसे अपनी ओर खींचेगी, और इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो वेट है, इसे नीचे की ओर खींचेगा। तो हमें उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मात्र लगानी है ताकि ये नीचे गिरे नहीं, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि हम इसकी स्टडी कर सके। तो यहां पे इसको हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। पढ़ेंगे ये V बराबर होता है ED, V इक्वल टू वोल्टेज उतना होता है E और D होता है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो VD के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे कंट्रोल में है, डिस्टेंस प्लेट का हमने सेट किया है, उस हिसाब से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो हमारे कंट्रोल में है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो सुटेबली इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर QE होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स अभी फिलहाल रहने दीजिए, पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसे अपनी ओर खींचेगी। भाई ये चार्ज इसे अपनी ओर खींचती है कुछ फोर्स के साथ, उस फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फोर्स कह दीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स इसे ऊपर, ग्रेविटी इसको नीचे, बैलेंस करना है, हमने बैलेंस कर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करके हमने इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस सिचुएशन में इक्वेशन क्या लिखाएगा बाबू? इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट का। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फिलहाल याद रख लीजिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वेट होता है वो mg होता है, ये तो हमें पहले से पता है। तो ये बैलेंस हो गया। हमें क्या चाहिए? Q, कितना चार्ज इस पे है। Q बराबर क्या होगा? mg/e। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे हालांकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m रेशियो जो है ना, Q/m रेशियो, वो डाल्टन साहब ने कैलकुलेट किया था। खैर उसका ही डाटा हम लोग यूज लेते हैं, मान लो, सॉरी थॉमसन साहब ने, जे थॉमसन ने E/m रेशियो वहां से निकाले थे उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का मास। खैर यहाँ पे मान लो हमें मास पता है, ये वैल्यू जब आप पुट पार्ट करिएगा ना, जब यहाँ पे सारे ये कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m आपको पहले से पता है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने सप्लाई दे रखा है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये डाटा कितना आता है? लगभग 1.59 ऐसा कुछ आता है। हम लोग इसको रेंडम में मान लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लिया जाता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से। बताइए एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में एक्सपेरिमेंट डिटेल्स में नहीं है, बस किस एक्सपेरिमेंट के तहत ये चीजें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। वो था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फ्लेचर का नाम ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलकर साथ में किया था। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा तत्काल। वेरी गुड। आइए अब हम लोग इसे ही कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है इस तरह के, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पूछा गया कि क्या इस बॉडी पे इस फॉर्म में चार्ज हो सकते हैं? कैन हैव अ बॉडी चार्ज 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो हमने क्या कहा है, हमने कहा है जो चार्ज किसी भी बॉडी पे होगी, पहले समझ लीजिए एक बात, चार्ज किसी भी बॉडी पे होगी, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगी, या तो 2 E होगी, या तो 3 के फॉर्म में होगी। 1 E का फॉर्म मतलब 1 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये इतना ही रहेगा। 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। जरा ध्यान से देखो हम कह क्या रहे हैं, ये हुआ है 3.2 × 10⁻⁻19। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होंगे। चार्ज तो 1.32 ये तो हो सकता है, मल्टीपल किसके होगा? E के मल्टीपल में, ये नन इंटीजर नहीं हो सकता, 1 2 3 ही होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये 1.5 ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब n ऑलवेज भी क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। क्लियर है? अब सवाल देखो पहला वाला, कहा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है? अभी ये लिखना नहीं है, अब समझो क्या ये चार्ज पॉसिबल है। आइए चेक करते हैं। पहला वाला हमें कहा गया कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना है? 9.6 × 10⁻⁻19। अच्छा चेक करते हैं ये होता कि नहीं होता है। मतलब हमें n निकालना है, अगर n इंटीजर आ गया मतलब चार्ज हो सकता है, n इंटीजर नहीं आया तो चार्ज नहीं हो सकता। बताइए n बराबर क्या होगा? n बराबर Q/E। Q का वैल्यू 9.6 × 10⁻⁻19 और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ये कट्टो कट्टो
6 इंटीजर है, मतलब चार्ज हो सकता है। इसी तरह से बताइए सबका चार्ज हो सकता है नहीं हो सकता है, आराम से कैलकुलेट करके सबके n का वैल्यू निकालिए और बताइए किसका चार्ज पॉसिबल है किसका नहीं है। सॉल्व करिए। पहला वाला तो हमने बता ही दिया, सेकंड वाला देखो हमें लगता नहीं होना चाहिए ना। सेकंड वाला क्योंकि n इक्वल टू क्यू बाई ई टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है 24/16 आएगा, जो कि 12 दूना 24, 8 दूना 16, 4 अच्छा 6 नहीं आएगा, 3/2 आ जाएगा ना, नहीं 3/4 नहीं, 3 2 जा 2 2 जा 3/2 ना, मतलब 1.5 नॉट पॉसिबल नहीं। उसी तरह से तीसरा वाला देखो जरा, 0.32 इंटू 10 टू द पावर -18 है, ये हो रहा है क्या? देखो n इक्वल टू क्यू बाई, बोर्ड पे देखना बाबू, 0.32 इंटू 10 टू द पावर -18 है और ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा तो 0.32 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर +-18 +19 तो +1 ना, ये +1 हो जाएगा, हमें लगता है 3.2 बाय 1.6, देखो 2 आया ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, पावर वाला भी मैटर करेगा ना। हाँ चलो उसी हिसाब से चौथा बता दो फिर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, इंटू 10 टू द पावर -20 है, तो अगर इसे हम, हो रहा है रे, n बराबर 0.64 इंटू 10 टू द पावर -20 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। इसे जब आप सॉल्व करिएगा तो 0.64 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1 बच जाएगा ना, ये तो -1 बच जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 0.64 बाय 0.16 आ तो रहा है, 0.4 हो जाएगा कि नहीं, 0.4 नहीं हो, हाँ देखो ना, तो ये तो 4 आ गया ना फिर, बाई 1 है, बाई 10 है ना, तो बाई 10 तो ये कितना हो जाएगा, ओहो हो नहीं बाई 10 है, सॉरी, तो बाई 10 है तो 1.6 इंटू 10 ना, ये तो 16 हो जाएगा ना, सॉरी बाई 10 में मल्टीप्लाई ना होगा, डिवाइड कर दिए थे, ठीक है, तब तो ये 16 हो जाएगा, तो नहीं ना आएगा, नहीं ये कितना आएगा, 16 चौको 64, मतलब ये होगा 0.04, तब पॉसिबल नहीं होगा, पावर की वजह से ऐसा हुआ है। लास्ट वाला का क्या हाल है? पॉसिबल लगता है हमको नहीं है। लास्ट वाला भी देख ही लो, 5 n इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -21 है और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, ये तो 3 जा खत्म हो गया। देखो ये इंटीजर नहीं आ रहा है अभी, 3 इंटू 10 टू द पावर 19 20 21 -3 ना, 9 2 11 सॉरी 2 नहीं, क्या ये इंटीजर है? बताए थे अगर 10 टू द पावर माइनस के नेगेटिव के फॉर्म में कुछ भी एग्जिस्ट करेगी तो चार्ज नहीं हो पाएगा, 10 टू द पावर -4 वगैरह, क्योंकि ये ना ये 3/100 है, मतलब ये 0.03 है जो कि इंटीजर नहीं है। तो पावर ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वैल्यू बस देख लेते हैं, पावर को इग्नोर कर देते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए पावर को भी जरा केयरफुली देखना है। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज, आप ये बताइए 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ना, हाँ, क्योंकि 1 कूलम चार्ज, आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, मनीष कुमार वहां है रे, अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, काफी छोटा चार्ज है। 1 कूलम चार्ज इसके रिस्पेक्ट में तो काफी बड़ा हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स होके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। आइए कैसे पता करें, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको क्या दे रखा है, Q बराबर 1 कूलम दे रखा है, E का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको निकालना है n इक्वल टू होता है Q बाय E। Q कितना, 1 कूलम बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम,
ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, सॉरी प्लस 19। बोलो कोई दिक्कत? इनसे एक जीरो चुरा लेते हैं, एक तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा आपका 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। कोई दिक्कत? इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1696 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब, तो एक कूलम चार्ज बन पाएगा। क्या लगता है, सही बात है कि नहीं? छापो। अगर आप एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपने पॉलीथीन पीस को वुल के साथ रब किया, सवाल यह है कि पॉलीथीन पीस, प्लास्टिक समझ लो ना, नहीं, रब्ड विथ वुल के साथ आपने इसे रब किया। आप ये बताइए कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा? हैं? किससे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ओ बोलो बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज याद आ रहा है आपको? तो प्लास्टिक है ना, सीरीज में प्लास्टिक नीचे है कि ऊपर? वुल से नीचे है ही नहीं? प्लास्टिक नहीं है तो प्लास्टिक नीचे है, वुल्स के ऊपर, वुल ऊपर है। हाँ, तो पॉलीथीन हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज और वुल हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सुनो, ऐसे सुन लो, बताए थे कि प्लास्टिक और ग्लास, प्लास्टिक रड, ग्लास रड, प्लास्टिक रड नेगेटिव चार्ज, ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज। किसी के साथ रब काहे न करें, मतलब क्योंकि आपके सिलेबस में 4-5 लोग ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उनमें से प्लास्टिक आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और प्लास्टिक या रबड़ नेगेटिव चार्ज, और ग्लास जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, समझ गए बात को? हैं? ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ है कि पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हुआ है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन आया है, उसमें इलेक्ट्रॉन आया है। और देखा यह गया कि पॉलीथीन बिकम्स नेगेटिव चार्ज कितना? ये चार्ज हुआ है आपको 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए हैं। सिंपल सी बात है, एन निकालना है आपको, क्यों दे रखा है? नो, हाँ जी, रे देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर देखो, पीछे नहीं देखो, पीछे नहीं देखो, इधर देखो, आगे देखो, आगे देखो। इसका ये मतलब हुआ आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, सीधा सीधा n इक्वल टू क्यू बाय ई। क्यू कितना? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और E 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। सॉल्व जरा करें, ये 2 हो गया तो 10 टू दी पावर कितना हो गया? 19 माइनस 7 मतलब 12, 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, अच्छा 2 भी रह गया, लो 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए होंगे वूल से पॉलीथीन में। समझ पाए बात को? चलो एक सवाल और करेंगे, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। फिर कुछ सवाल आपको आज मिलेगा इसी कंसेप्ट पे, कुछ सवाल क्वेश्चन जो क्लास में कराने थे, लेकिन हमें लगता है कि एक और करा देंगे तो आपका सारा सवाल, सारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना परसेंट है, उतना परसेंट है, ये सब सिंपल मैथमेटिक्स बेस्ड है। एक क्वेश्चन और कराते तुम्हें, देखो थोड़ी सी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एटम्स की बात की जाएगी। एनसीईआरटी का सवाल है ये, हमसे ये पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स in
अ कप ऑफ वाटर। देखो, एक कप पानी में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक कप का क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में? एक कप का मतलब होता है 250 सीसी, हाँ 50 ग्राम। एक कप में पानी आएगा। देखो, ये बातें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, नहीं है तो इसलिए हम जानबूझ के दिया कि ताकि इसी बहाने तुम एक बात और सीख भी जाओ। सवाल और भी था, हम कह देते कि 5 ग्राम आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बता दो, कॉपर में कितने होंगे बता दो, इसी बहाने ये भी सिखा देते तुम्हें। एक कप ऑफ वाटर, ध्यान दो, एक कप वाटर में कुछ पानी आएगा, लिखो नहीं, लिखो नहीं प्लीज। आप ये बताइए, एक कप में, अ कप ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ अ कप ऑफ वाटर, अ कप वाटर का वॉल्यूम होता है सीसी, 250 सीसी ऐसा कहा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, या इसी को 250 ml भी कहते हैं, वॉल्यूम 250 ml, क्यूबिक सेंटी कहो या 250 ml कहो, मिलीलीटर कहो या 250 ग्राम करो। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, बाबू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है इसका, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर सीसी इसको कहते हैं ना। इसका मतलब 1 ग्राम वाटर का मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर का मास 1 ग्राम होगा। मान लीजिए आपके पास टोटल कितना पानी है 250, मतलब आपके पास कितना वाटर है 250 ग्राम, समझ गए? नहीं, तो आपके पास टोटल वाटर कितना है, वाटर आपके पास कुल हो गए कितने 250 ग्राम, वाटर मतलब H2O। बताइए इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम। नहीं, आप इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास अगर 18, ध्यान से बोर्ड पे देखो, अगर आपके पास 18 ग्राम है इसका मतलब आपके पास 1 मोल वाटर है। इसका मतलब वाटर के कितने मोलिक्यूल्स हैं आपके पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। आई बात समझ में? इतने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, क्लियर है? चलो, तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल हैं कितने, 250 में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो देयरफॉर 250 ग्राम में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है ना, 23 बाय 18 इंटू 250, इतने मॉलिक्यूल हैं। अब आप हमें ये बताइए कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, भाई अगर ये वाटर न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। सवाल बढ़िया है, समझो, यहां तो कोई दिक्कत, हमें ये चीजें पहले से पता है, नहीं तो आप पता रखा करिए क्योंकि ये चीजें तो पॉपुलरली है, इतना तो सबको पता है। और ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1 ग्राम, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब का मास 250 ग्राम। तो हमारे पास, हमें ये पहले से ज्ञान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लास 9 से ही हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हुए, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स मिलके 18 ग्राम बनाएंगे, तो हमारे पास 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, निकल गया। अब इन 1 मॉलिक्यूल, हाँ 1 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, आप ही बताओ, हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें हाइड्रोजन में H2 ना, और ऑक्सीजन क्या है O8, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल, इन 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, बोलो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इन इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, इंटू 10 कर दोगे। कितना आसान सवाल है, 10 टू द पावर 23 इंटू 250 बाय 18, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? अब अगर आपको ये कह दिया जाए कि हमारे पास मान लो 10 ग्राम या 100 ग्राम CO2 है, 100 ग्राम CO2 में बताइए हम कितने चार्ज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, निकाल लोगे? निकाल लोगे? वेरी गुड। तो कुछ सवाल इस तरह के हम आपको होमवर्क दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इसे छाप लीजिए फटाफट। अगला टॉपिक है क्वार्क। अभी तक क्या हुआ है कि हमारे पास, प्लीज रे
अभी तक हमने ये सीख रखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, E, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। लेकिन फिर बाद में जब स्टडी फर्दर न्यूक्लियर स्टडी की गई और उन्होंने प्रोटॉन और मतलब न्यूक्लियस को जब उन्होंने ब्रेक किया तो देखा कि न्यूक्लियस जिससे मिलकर बना होता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कंपोजिंग कुछ पार्टिकल्स थे जिसे सब एटॉमिक या सब न्यूक्लियर पार्टिकल कह सकते हैं, है ना। ये सब न्यूक्लियर पार्टिकल मतलब ये न्यूक्लियस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये न्यूक्लियॉन्स को फॉर्म करता है। इसे कहते हैं मैटर कंपोजिंग पार्टिकल्स, मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दो तरह के पार्टिकल ऐसे नेचर में होते हैं, एक होता है फोर्स को क्रिएट करता है, आपने सुना होगा बोसॉन वोसॉन वगैरह सब, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो उसको भी डिस्कस करेंगे कभी। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए मैटर कंपोजिंग पार्टिकल हमारे होंगे क्वार्क्स, जो न्यूक्लियस बनाएगा, फिर न्यूक्लियस से एटम बनेगा आपका। क्लियर है। इसके बारे में सबसे पहले गेलमैन साहब और जे ज्विक ने कंसेप्ट दिया था, फिर मॉडिफाइड इन लोगों की मदद से इनको मॉडिफाइड किया गया। मुद्दे की बात करते हैं, होता क्या है, एक चीज और ऑब्जेक्टिव होगा आपका, कोलर फोर्स, COLOR, कोलर फोर्स। आपने सुना है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और प्रोटॉन रहते हैं किस फोर्स के साथ बंधे, देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का, फिर भी दोनों न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं, किस फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण, जिसकी वजह से वो बंधी होती है। अब उसके अंदर जो क्वार्क्स होते हैं, जो प्रोटॉन को बनाता है, वो जिस फोर्स के साथ बंधा होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलर फोर्स। कौन सा फोर्स, कोलर फोर्स कहते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव पे हो सकता है पूछा जाए आपको कोलर फोर्स। 6 तरह के मेनली हमारे पास क्वार्क अवेलेबल हैं। मेनली हमारे पास कितने टाइप के, 6 टाइप के क्वार्क्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से, नाम बड़ा आसान सा है, अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्ज स्ट्रेंथ, सब इसका अपोजिट, ऊपर का नीचे, अप डाउन, टॉप का बॉटम। चार मतलब होता है एकदम सुंदर सा चेहरा वाला, और स्ट्रेंज मतलब बकलोल वाला, हाँ अजीब सा चेहरा, अष्टावक्र जैसा। तो ये 6 टाइप के मेनली चार्ज होंगे, मतलब क्वार्क होंगे। होता आपने सुना होगा कि दुनिया में 6 तरह के एक टाइप के लोग अवेलेबल है। कितने टाइप के, 6 की 2, 7 लोग। अब ये तो पता नहीं, लेकिन 2 टाइप के लोग पक्का अवेलेबल हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे। आपके जैसा एक और आपका हमशक्ल होगा, जिसको आप कहते हैं, जैसे नाम मान लीजिए मेरा है लोमस, एंटाई लोमस अवेलेबल होगा, जो बिल्कुल मेरे जैसा डिट्टो होगा। ये सिमेट्री है नेचर की। हर पार्टिकल के एंटाई पार्टिकल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल कौन होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का एंटाई प्रोटॉन, जिसका मास सेम होता है, चार्ज अपोजिट होता है। तो यूनिवर्स में हर जगह सबका एंटाई पार्टिकल अवेलेबल है। तो इसका देखो, अप का एंटाई पार्टिकल एंटी अप, डाउन का एंटाई अप डाउन, टॉप का इसी तरह से एंटाई। बात सिंबल क्या करोगे, U फॉर अप, D फॉर डाउन, T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, C फॉर चार्ज, S फॉर स्ट्रेंथ। ये इसका नाम हो गया। आता है बोर्ड में बाबू, चार्ज याद रखना है। देखो अप पे चार्ज होता है 2E/3। देखो E/3 तो सबको याद रहता है, लेकिन 2E/3 की E/3 ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब एक नंबर दे दो उसमें 2। आपके पास 2 ही चार्ज होंगे, या तो 2E/3 होगा और एक E/3 होगा। पहले हम लोग इसका क्लियर कर लेते हैं, फिर साइन का कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। साइन में भी कंफ्यूजन हो जाती है, प्लीज ध्यान से सुनना। नहीं सुनोगे ध्यान से, पक्का कंफ्यूज करोगे। E/3 याद रहेगा, किसमें 2 लगाना है याद नहीं, किसमें प्लस माइनस लगाना याद नहीं, इसलिए ध्यान से सुनो। तो अगर ये है अप, मतलब ऊपर वाला, जो जैसे अप का हो गया बड़ा वाला, उसी तरह से टॉप का हो गया बड़ा वाला, और सुंदर मुंह वाला का भी बड़ा वाला। ठीक है, 2 लगा देना है। साथ ही साथ अगर बड़ा वाला है तो दोनों सेंस में बड़ा होना चाहिए, वैल्यू भी और चार्ज भी। बस बात खत्म, याद रहेगा। वैल्यू भी ज्यादा और चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का। ठीक है, तो ये हो गया अप पे चार्ज, और ये हो गया डाउन पे चार्ज। ये हो गया टॉप पे चार्ज, ये हो गया बॉटम पे चार्ज। ये हो गया आपका चार्म पे चार्ज, ये हो गया स्ट्रेंज पे चार्ज। ये होता है। और देखो इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम है कि नहीं है ना। लेकिन अभी तक सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। अभी तक अगर आपको ये कहा जाए, भले आपने क्वार्क पढ़ लिया है, फिर भी अगर आपसे कोई पूछा कि स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल हमारे पास कितना है,
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। क्वार्क्स फिर सब एटॉमिक पार्टिकल हो जाती है। अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लियस में जाएंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन क्वार्क्स की मदद से बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।